हेलो फ्रेंड्स, ग्रोथ ऑनलाइन क्लासेज 0.5 में स्वागत है। तो आज हम क्लास 10 का इतिहास चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है बाबू कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे, यानी ब्रिटेन के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी। यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1928 ईस्वी में। कब हुई थी? 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मेजनी ने किए थे। कौन किए थे? मेजनी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मेजनी। क्या हो जाएगा? मेजनी हो जाएगा। यानी यंग इटली, यंग यूरोप, ये दोनों का जो है ना मेजनी ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था। इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नेपोलियन थे। कौन थे? नेपोलियन थे। आपसे ये भी पूछ सकता है बाबू कि नेपोलियन जो है कहाँ के राष्ट्रवाद का जन्मदाता था। तो इसका सही आंसर देना है कि इटली का हो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था। इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था? इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मेजनी थे। कौन थे? मेजनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण की तलवार कौन था। इटली के एकीकरण की तलवार कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गैरीबाल्डी। कौन थे? गैरीबाल्डी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यूरोप महादेश में आते हैं। किस में आते हैं? यूरोप महादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बिस्मार्क थे। कौन थे? बिस्मार्क थे उत्तरदायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बिस्मार्क थे। कौन थे? बिस्मार्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था, यानी कौन सा देश था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑस्ट्रिया। कौन थे? ऑस्ट्रिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बिस्मार्क नहीं थे। कौन थे? बिस्मार्क जो है इससे संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निरंकुश शासन। क्या था? मेन कारण क्या था? निरंकुश शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रूसो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रूसो को कहा जाता है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है फ्रांस ने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा में की। फ्रांस ने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा में की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संविधान सभा में। कहाँ किए थे? संविधान सभा, यानी 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ। फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 अगस्त 1789 ईस्वी में। कब हुए हैं?
4 अगस्त 1789 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बुर्बो वंश। क्या हो जाएगा? बुर्बो वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता था? यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यूनान को कहा जाता था। क्या किसको कहा जाता था? यूनान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तुर्की को। मैं फिर से सुनिएगा, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तुर्की को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यूनान का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनान का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की? यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टिप्पू सुल्तान। कौन है? टिप्पू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिस्मार्क क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कूटनीतिज्ञ थे। क्या थे? कूटनीतिज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिस्मार्क पर्सा का चांसलर कब नियुक्त हुआ? बिस्मार्क पर्सा का चांसलर कब नियुक्त हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1860 ईस्वी में। कब हुए थे? 1860 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? बिस्मार्क किस विद्वान के विचारधारा से प्रभावित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हिंगेल। किससे थे बाबू? हिंगेल से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1815 ईस्वी में। कब हुए थे? 1815 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन करता था? यानी वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मेटरनिक। कौन थे? मेटरनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पर्सा के थे। कहाँ के थे? पर्सा के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को घुरा कर पूछ सकता है बाबू कि पर्सा का शासक कौन था? तो विलियम प्रथम थे। कौन थे? विलियम प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 कोड थे। कितने कोड थे? तो 5 कोड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राइन संघ की। किसका किया था? राइन संघ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1804 ईस्वी में। कब हुए थे? 1804 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटरनिक क्या था? मेटरनिक क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेटरनिक क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी घोर प्रतिक्रियावादी थे। क्या थे? घोर प्रतिक्रियावादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था? मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1848 ईस्वी में। कब हुआ था? 1848 ईस्वी में। नेक्स्ट नंबर है 33, मेटरनिक कौन था?
मेटरनिक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेटरनिक कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर थे। कौन थे? ऑस्ट्रिया का चांसलर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजनी ने सन 1834 में किस संस्था का गठन किया? मेजनी ने सन 1834 में किस संस्था का गठन किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यंग यूरोप का। किसका किया था? यंग यूरोप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस गठन से था? मेजनी का संबंध किस गठन से था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्बोनरी से थे। क्या थे? कार्बोनरी। इसी क्वेश्चन को उलट कर पूछ सकता है बाबू कि कार्बोनरी से संबंधित कौन से व्यक्ति हैं? तो जवाब देना है मेजनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाल्बेराइन एक संस्था थी। जाल्बेराइन एक संस्था थी, तो ये कैसा संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। क्या थी? व्यापारियों की संस्था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाल्बेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जाल्बेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पर्सा किए थे। कौन किए थे? पर्सा किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू की हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बुडापेस्ट है। कहाँ है? बुडापेस्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी म्यांमार थे। क्या थे? म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कोसुत किए थे। कौन किए थे? कोसुत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनोई समझौता कब हुआ? हनोई समझौता कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हनोई समझौता कब हुआ? तो सही, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1946 ईस्वी में। कब हुआ है? 1946 ईस्वी में, यानी भारत आजाद होने के एक साल पहले। कब? एक साल पहले, 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेडोमा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडोमा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। किसकी हुई थी? ऑस्ट्रिया की पराजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू की सोडोमा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? मध्य का मतलब बीच, यानी सोडोमा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ था। क्वेश्चन ये भी पूछता है बाबू कि ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी सोडोमा का युद्ध हुआ था। कि कौन सा युद्ध हुआ था? सोडोमा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रांस और पर्सा के बीच। यही क्वेश्चन को थोड़ा सा पलट कर पूछ सकता है बाबू कि पर्सा और फ्रांस के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो सीडान का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1871 ईस्वी में। कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर कि जर्मन राइमन राज का निर्माण किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नेपोलियन बोनापार्ट किए थे। कौन किए थे? नेपोलियन बोनापार्ट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तुर्की का पराजय हुआ था। किसका हुआ था? तुर्की का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1853 और 54 में हुए थे। कब हुए थे? 1853 और 54, यानी दोनों ईस्वी में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू की कार्बोनारी की स्थापना कब हुई थी? कार्बोनारी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1810 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1810 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काउंट कावर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री पे किया था। किस पे किया था? प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू की राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की
अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रांस की क्रांति से। किससे हो जाएगा? फ्रांस की क्रांति से, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बिस्मार्क किए थे। कौन किए थे? बिस्मार्क किए थे। तो इस सवाल को थोड़ा सा उलट कर भी पूछ सकता है कि निम्न में से बिस्मार्क से संबंधित कौन से शब्द है? तो सही आंसर हो जाएगा रक्त एवं लौह। क्या हो जाएगा? रक्त एवं लौह। तो फिर से इस क्वेश्चन को सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा बाबू कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बिस्मार्क ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गैरीबाल्डी ने किए थे। किसने किए थे? गैरीबाल्डी ने किए थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा 53 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू की फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1871 ईस्वी में। कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्साय की संधि कब हुई थी? वर्साय की संधि कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1919 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1919 में। इसी ईस्वी 1919 ईस्वी में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यानी 13 अप्रैल 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि मारी आन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? मारी आन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी फ्रांस का था। किसका था? फ्रांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि इंग्लैंड का कौन कवि यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया था? इंग्लैंड का कौन कवि यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया? क्वेश्चन है बाबू कि इंग्लैंड का कौन कवि यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड बायरन। क्या हो जाएगा बाबू? लॉर्ड बायरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी नाविक। क्या थे? नाविक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इंग्लैंड में। कहाँ हुए थे? इंग्लैंड में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सेडान का युद्ध। किसके बीच बाबू? सेडान के युद्ध के बाद जो है ना जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ? क्वेश्चन है बाबू कि किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सीडान। क्या हो जाएगा बाबू? सीडान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। किसके द्वारा? फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जो है ना जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? क्वेश्चन है किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मेटरनिक ने किया। किसने कहा था? मेटरनिक के कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी काउंट काबूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? काउंट काबूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था?
सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सीडान में हुआ था। कहाँ हुआ था? सीडान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता 1829 ईस्वी के एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी तुर्की और रूस के बीच हुआ था। क्या हुआ था? तुर्की और रूस के बीच। थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को थोड़ा उलट के पूछ सकता है बाबू कि तुर्की और रूस के बीच कौन सी संधि हुई? तो एड्रियानोपोल की संधि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन है मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाली समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा बाबू? इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन इन तीनों में से कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गणराज। क्या हो जाएगा? गणराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर कि आर्थिक संकट। बाबू 70 नंबर क्वेश्चन नहीं है तो माफी चाहेंगे। तो जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बेल घंटी आएंगे उसको भी दबा दीजिएगा। जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जा पाए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।